बाब 1 9 अप्रैल 1995 दी ओरेगन कोस्ट। अगर मैंने अपनी इस तवील ज़िंदगी में कुछ सीखा है तो वो ये है, मोहब्बत में हम जानते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं और जंग में हम जानते हैं कि हम दर हकीकत क्या हैं। आज के नौजवान हर किसी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। वो समझते हैं कि किसी मसले पर बात करने से वो हल हो जाएगा। मैं एक खामोश नस्ल से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम भूलने की कद्र जानते हैं और खुद को नए सिरे से तराशने की कशिश को समझते हैं। मगर हाल ही में मैं खुद को जंग और अपने माजी के बारे में सोचते हुए पाती हूँ, उन लोगों के बारे में जिन्हें मैं खो चुकी हूँ। खो देना, ये अल्फाज ऐसे लगते हैं जैसे मैंने अपने प्यारों को कहीं रख दिया हो जहाँ वो नहीं होने चाहिए थे, और फिर इतनी उलझन में पड़ गई कि दोबारा पलट कर देखने की हिम्मत न कर सकी। वो खोए नहीं हैं, ना ही वो किसी बेहतर जगह पर हैं। वो चले गए हैं। जूं-जूं मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम करीब आता है, मैं जानती हूँ कि गम भी पछतावे की तरह हमारी डीएनए में बस जाता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। अपने शौहर की वफ़ात और अपनी तशख़ीस के बाद के महीनों में मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी जिल्द मोम कागज़ जैसी लगती है, जैसे किसी ने उसे सीधा करके दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। मेरी आँखें अक्सर मेरा साथ नहीं देतीं, अंधेरे में, हेडलाइट्स की चमक में, बारिश के कतरों में। ये नई कमज़ोरी परेशान कुन है। शायद इसीलिए मैं पीछे देखने लगी हूँ। माज़ी में एक साफ शफ़ाफ़ियत है जो मुझे अब हाल में नज़र नहीं आती। मैं ये तसव्वुर करना चाहती हूँ कि जब मैं चली जाऊँगी तो सुकून मिलेगा, कि मैं उन सब लोगों से मिलूँगी जिनसे मैंने मोहब्बत की और जिन्हें खो दिया। कम अज़ कम ये तो हो कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। मगर मैं बेहतर जानती हूँ, है ना? मेरा घर, जिसे 100 साल पहले एक लकड़ी के सौदागर ने द पिक्स का नाम दिया था, अब फ़रोख्त के लिए है। और मैं मुंतक़िली की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। वो मेरा ख़्याल रखने की कोशिश कर रहा है, इस मुश्किल वक्त में अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहता है। इसीलिए मैं उसकी हाकिमाना रविश को बर्दाश्त करती हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ मरूँ? असल बात यही है, अब ये अहम नहीं रहा कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं ओरेगन के साहिल पर गुजरी तकरीबन 50 साला ज़िंदगी को डब्बों में बंद कर रही हूँ। ज़्यादातर चीज़ें मैं साथ ले जाना नहीं चाहती, मगर एक चीज़ है जो मुझे ज़रूर चाहिए। मैं छत से लटके उस हैंडल को पकड़ती हूँ जो अटारी की सीढ़ियों को खोलता है। सीढ़ियाँ छत से नीचे ऐसे खुलती हैं जैसे कोई शरीफ आदमी अपना हाथ बढ़ा रहा हो। जब मैं इन कमज़ोर सीढ़ियों पर चढ़ती हूँ तो वो मेरे कदमों तले डोलती हैं। अटारी में बसांद वो मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। अगर आप गिर गईं तो? मैं उसकी पैंट का पाइंचा छूती हूँ, नरमी से सर हिलाती हूँ। मैं नज़रें नहीं उठा सकती। बस, यही एक लफ्ज़ मेरे लबों पर आता है। वो घुटने टेकता है, फिर बैठ जाता है। मैं उसकी आफ्टरशेव की खुशबू महसूस कर सकती हूँ, हल्की सी मिर्चों जैसी, और साथ ही सिगरेट के धुएं की हल्की सी बू भी। उसने बाहर कहीं छुपकर एक सिगरेट पी है। ये वो आदत है जो उसने बरसों पहले छोड़ दी थी, मगर मेरी हालिया कशकीज़ के बाद फिर से अपना ली। मेरे दिल में उसे रोकने का ख्याल आता है, मगर मैं कुछ नहीं कहती। वो खुद एक डॉक्टर है, वो सब जानता है। मेरी फितरी ख्वाहिश है कि इस कार्ड को वापस संदूक में फेंककर ढक्कन बंद कर दूं, उसे दोबारा छिपा लूं। यही मैं हमेशा करती आई हूं। मगर अब मैं मरने वाली हूं। शायद फौरन नहीं, मगर बहुत आहिस्ता भी नहीं। और अब मैं खुद को माजी की तरफ पलटने से रोक नहीं सकती। मामा, आप रो रही हैं। क्या वाकई? मैं उसे सच बताना चाहती हूँ, मगर नहीं बता सकती। ये नाकामी मुझे शर्मिंदा करती है। इस उम्र में मुझे किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, कम से कम अपने माजी से तो बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना कहती हूँ, मुझे इस संदूक को अपने साथ ले जाना है। ये बहुत बड़ा है, मैं तुम्हारी चाही हुई चीज़ें एक छोटे डब्बे में रख दूंगा। मैं उसके काबू पाने की कोशिश पर मुस्कुरा देती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मैं दोबारा बीमार हूँ। इन्हीं वजहों की बिना पर मैंने तुम्हारी मर्जी चलने दी, मगर मैं अभी मरी नहीं हूँ। ये संदूक मेरे साथ जाएगा। इसमें रखा क्या है ऐसा? बस हमारी पुरानी तस्वीरें और फजूल चीज़ें? काश मैंने उसे बरसों पहले सच बता दिया होता, या थोड़ा नाच लिया होता, जी भरकर हंसी होती, गीत गाए होते। शायद तब वो मुझे सिर्फ एक जिम्मेदार, आम सी मानहा समझता। वो जिस औरत से मोहब्बत करता है वो मुकम्मल नहीं है, और मैंने हमेशा यही चाहा था, मोहब्बत, इज़्ज़त। अब मुझे लगता है शायद मुझे पहचाना जाना चाहिए था। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो। मैं देख सकती हूँ कि वो कहना चाहता है, ऐसी बातें न करो, मगर वो डरता है कि उसकी आवाज़ काम जाएगी। वो गला साफ करता है, तुम पहले भी 2 बार इसे हरा चुकी हो, इस बार भी हरा दोगी।
हम दोनों जानते हैं कि ये सच नहीं है। मैं कमज़ोर हूँ, नापायदार हूँ, न सोती हूँ न खाती, बिना दवा के कुछ मुमकिन नहीं। बिल्कुल, मैं हरा दूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराती हूँ। अमरीकी अक्सर बहुत भोले होते हैं। कभी मैं भी इतनी ही पुरुमीद थी। मुझे लगता था दुनिया महफूज है, मगर वो बहुत पुरानी बात है। जूलियट जरवास कौन है? जूलियन पूछता है, और ये नाम उसके मुंह से सुनकर मुझे एक झटका सा लगता है। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, और उस बू से भरे अंधेरे में, जिसमें पुरानी जिंदगियों और नमी की महक बसी हुई है, मेरी यादें सालों और बरेआज़मों के फासले पार करती हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ, या शायद मर्जी के साथ। अब कौन जाने, मुझे सब याद आ जाता है। चैप्टर 2। यूरोप भर में चिराग गुल किए जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में वो दोबारा रोशन होते नजर नहीं आएंगे। सर एडवर्ड ग्रे, जंग अज़ीम अव्वल के मौके पर, अगस्त 1939, फ्रांस। वियान मोरियाक ने ठंडी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वियान पूरी तरह समझ भी ना पाई। पापा ने जैसे इस्तेमालशुदा कपड़े हों अपनी बेटियों को एक अजनबी के हवाले किया और वापस चला गया। लड़कियों की उम्र में इतना फ़र्क था जैसे वो अलग ख़ानदानों से हों। वियान इज़ाबेल को तसल्ली देना चाहती थी, इरादा था, मगर वो खुद इतने शदीद दर्द में थी कि किसी और के बारे में सोचना मुमकिन न था, ख़ास तौर पर ऐसी बच्ची के बारे में जो ज़िद्दी, बेसब्र और ऊंची आवाज़ वाली हो। वियान को अब भी याद हैं वो इब्तदाई दिन, इज़ाबेल की चीखें और मैडम का उसे मारना। वियान बार बार इल्तिजा करती, मोन ड्यू, इज़ाबेल बस करो। चीखती चिल्लाती, बस वैसा ही करो जैसा वो कहती है। मगर इज़ाबेल तो 4 साल की उम्र से ही संभाले नहीं संभलती थी। वियान इन सब बातों से टूट चुकी थी, अपनी माँ के गम से, बाप की बेएतनाई के दुख से, हालात के अचानक बदलने से और इज़ाबेल की चिपकने वाली मोहताज तन्हाई से। अंतवान ही वो शख्स था जिसने वियान को बचाया। ममान की मौत के बाद वो पहला गर्मियों का मौसम था जब वो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम हो गए। उसके साथ वियान को एक पनाह मिली। जब वो 16 साल की हुई, वो हामला हो गई। 17 की उम्र में उसकी शादी हो गई और वो ले जार्दिन की मालकिन बन गई। 2 महीने बाद उसका हमल ज़ाया हो गया और वो जैसे खुद से जुदा हो गई। कहने का दूसरा तरीका नहीं। वो अपने गम के खोल में घुस गई और खुद को उसमें लपेट लिया। ना किसी की परवाह थी, ना किसी चीज़ की। यकीनन एक चीखती चिल्लाती मोहताज 4 साल। इनका घर कारिवो नामी कस्बे से तकरीबन 1 मील दूर था। एक छोटा सा कस्बा जिसकी आबादी 1000 से कम थी और जिसे ज़्यादातर लोग सेंट जेन आर्क के ज़ियारत मकाम के एक पड़ाव के तौर पर जानते थे। कस्बे में कोई सनत नहीं थी और काम भी बहुत कम थे, सिवाय उन मुलाजमतों के जो कारिवो के हवाई अड्डे पर थी, जो कई मीलों तक वाहिद एयरफील्ड था और कस्बे का फ़ख्र भी। कस्बे में तंग पथरीली गलियां थीं जो पुराने चूने के पत्थरों से बनी इमारतों में बल खाती गुजरती थीं, जो एक दूसरे के सहारे बेतरतीब झुकी खड़ी थीं। दीवारों से चूना झड़ रहा था, बेलों ने बूसीदगी को छुपा रखा था। वो ज़वाल जो दिखाई नहीं देता था मगर हमेशा महसूस होता था। ये बस्ती सदियों में रफ्ता रफ्ता वजूद में आई थी। टेढ़ी मेढ़ी गलियां, बेतरतीब सीढ़ियां, बंद गुजरगाहें। पथरीली इमारतों को रंगों ने रौनक बख्शी थी। सुर्ख सायादार छज्जे जिन्हें स्याह दांत का सहारा था, आहनी बालकोनियां जिनमें मिट्टी के गमलों में गुलाबी फूल खिले थे। हर तरफ आंखों को कुछ ना कुछ लुभाता था। शीशे के डब्बों में रखे पेस्टल रंग के मैक्रॉन्स, झाड़ी की बनी हुई बड़ी टोकरियों में पनीर, हाम और सूखा गोश्त, और लकड़ी के क्रेटों में सजे हुए रंग बिरंगे टमाटर, बैंगन और खीरे। कॉफ़ी के कैफ़े उन दिनों भरते थे। मर्द धाती मेज़ों के गिर्द बैठे होते, कॉफ़ी पीते, हाथ से रोल की गई ब्राउन सिगरेटें पीते और बुलंद आवाज़ में बहस करते। एक आम दिन था कारिवो में। मिस्टर लाशवा अपनी सैलाड शॉप के सामने सड़क साफ कर रहे थे और मादाम क्लोने अपनी हैट शॉप की खिड़की धो रही थीं, जबकि एक ग्रुप नौजवान लड़कों का कंधे से कंधा जोड़े गलियों में चलता जा रहा था। कभी कूड़ा करकट को ठोकर मारते, कभी सिगरेट एक दूसरे को देते। कस्बे के आखिरी सिरे पर वो दरिया की तरफ मुड़ गए। किनारे के साथ एक हमवार सब्ज जगह पर वियान ने अपनी टोकरी नीचे रखी और एक कंबल शाहबलूत के दरख्त के साये में बिछा दिया। पिकनिक टोकरी से उसने निकाला एक खस्ता बागीट, दोहरी क्रीम वाला नरम पनीर का टुकड़ा, 2 सेब, बायुन हाम के कागज की तरह पतले कतले और बोलिंजर 1936 की शैंपेन की एक बोतल। उसने अपने शौहर को एक गिलास शैंपेन दिया और खुद उसके साथ बैठ गई, जबकि सोफी दरिया के किनारे की तरफ दौड़ गई। पूरा दिन धूप की नरम गर्मी और सुकून में गुजरा। उन्होंने बातें की, हंसे और अपना खाना बांटा।
यह दिन की इख्तिताम के करीब था, जब सोफ़ी अपनी मछली पकड़ने की छड़ी के साथ इधर-उधर थी और अंतवान अपनी बेटी के लिए गुलाबी फूलों का ताज बना रहा था कि उसने कहा, हिटलर हम सबको अपनी जंग में खींच। उसने वो बेतरतीब इकट्ठी की गई शक्ल थी जो खोए हुए पैसे और माजी के ज़ौक़ की नुमाइंदगी करती थी। एक थोड़ी सी पुरानी मगर आरामदा सी जगह। वो सलून में रुकी, शीशे के दरवाज़ों से झांक कर देखा जो पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, जहां अंतवान सोफ़ी को झूला झूल रहा था जो उसने उसके लिए बनाया था। वियान ने नरमी से अपनी टोपी दरवाजे के हुक पर लटकाई और अपनी एप्रन निकाली, उसे अपने जिस्म के इर्द गिर्द बांध लिया। जब सोफ़ी और अंतवान बाहर खेल रहे थे, वियान ने रात का खाना तैयार किया। उसने एक गुलाबी सूअर का गोश्त मोटी कट बेकन में लपेटकर उसे रस्सी से बांधकर गरम तेल में सुनहरी कर लिया। जब तक सूअर का गोश्त अवन में पकता रहा, उसने बाकी खाना तैयार किया। 8 बजे बिल्कुल वक्त पर उसने सबको खाने के लिए बुला लिया और इस बात पर मुस्कुरा ना सकी कि कदमों की धमक, बातों का शोर और कुर्सियों के पाँव के फर्श पर रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो बैठने के लिए आ रहे हों। सोफ़ी मेज़ के सिरे पर बैठी, उसके सर पर वो गुलाबी फूलों का ताज था जो अंतवान ने दरिया के किनारे उसके लिए बनाया था। वियान ने प्लेटर मेज़ पर रखा। एक खुशबूदार महक उठी, भुना हुआ सूअर का गोश्त, क्रिस्पी बेकन और सेब जो खुशबूदार शराब के सॉस में चमक रहे थे, और एक बेड ऑफ ब्राउन्ड आलूओं पर रखे थे। इसके साथ ताज़ा मटर का एक प्याला था जो मक्खन में तरगन से सीज़न किया गया था, जो बाग से लाया गया था, और यकीनन वो बैगेट थी जो वियान ने कल सुबह बनाई थी। जैसे हमेशा होता था, सोफ़ी खाने के दौरान बातें करती रही। वो अपनी टांटे इज़ाबेल की तरह थी, एक लड़की जो अपनी ज़बान पर काबू नहीं रख सकती थी। आखिरकार जब उन्होंने मीठा खाया, आइल फ्लोटेंट टोस्ट की हुई मरिंग के जजीरे जो एक भरपूर क्रीम एंग्लियेज़ में तैर रहे थे, तो मेज़ के इर्द गिर्द एक खुशगवार खामोशी थी। चलें, वियान ने आखिरकार कहा, अपने आधे खाने वाले मीठे के प्लेट को धकेलकर, अब बर्तन धोने का वक्त है। मामा, सोफ़ी ने बेजारी से कहा। कोई बेजारी नहीं, अंतवान ने कहा। तुम्हारी उम्र में नहीं। वियान और सोफ़ी किचन में गईं, जैसा कि वो हर रात करती थीं। वियान गहरे तांबे के सिंक के सामने खड़ा होकर बर्तन धोना शुरू कर दिया और सोफ़ी पत्थर के काउंटर पर खड़ी हो गई और दोनों ने बर्तन धोना और खुश करना शुरू कर दिया। वियान को अंतवान के बाद खाने। चैप्टर 3। वियान जंग के बारे में कुछ न कुछ जानती थी। शायद वो उसकी धमाचौकड़ी, धुआं, शोर और खून न जानती हो, लेकिन जंग के बाद का हाल जरूर जानती थी। अगरचे वो अमन के ज़माने में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी पहली यादें जंग से जुड़ी हुई थी। उसे याद था जब उसने अपनी माँ को रोते हुए अपने पापा को अलविदा कहते देखा था। उसे याद था कि वो हमेशा भूखी और सर्दी से ठिठुरती रहती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा उसे ये याद था कि उसका बाप जब वापस आया तो वो पहले जैसा ना था। वो लंगड़ाकर चलता था, गहरी सांसें लेता था और बिल्कुल खामोश रहता था। उसी वक्त से उसने शराब पीना शुरू कर दी, खुद में गुम रहने लगा और अपने खानदान को नज़रअंदाज करने लगा। उसके बाद उसे याद था कि दरवाजे ज़ोर से बंद होते, झगड़े होते और फिर बोझिल खामोशियों में गुम हो जाते, और उसके वालिदैन अलग अलग कमरों में सोने लगे। जो बाप जंग पर गया था, वो वही शख्स न था जो वापस आया। वियान ने कोशिश की कि वो उससे मोहब्बत हासिल कर सके, और उससे भी ज़्यादा ये कि वो उससे मोहब्बत करती रहे, लेकिन आखिरकार दोनों बातें नामुमकिन हो गई। जब से उसके वालिद ने उसे करीबो भेजा था, वियान ने अपनी एक नई जिंदगी बना ली थी। वो अपने वालिद को क्रिसमस और सालगिरह के कार्ड भेजती थी, लेकिन कभी जवाब में कोई कार्ड न मिला, और उनके दरमियान शाज़ो नादिर ही बात होती। अब कहने को बचा ही क्या था। इज़ाबेल के बरक्स, जो किसी चीज़ को छोड़ने के काबिल ना लगती थी, वियान ने समझ लिया था और उसे कबूल भी कर लिया था कि जब माँ मर गई तब इनका ख़ानदान हमेशा के लिए टूट गया। वो एक ऐसा आदमी था जो अपने बच्चों का बाप बनने से इनकार कर चुका था। मुझे पता है तुम्हें जंग से डर लगता है, एंटविन ने कहा। मैजिनो लाइन हमें बचाएगी, वियान ने कहा, अपने लहजे को पुरयकीन बनाने की कोशिश करते हुए। तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे। मैजिनो लाइन एक लंबी दीवार थी जो आहिनी रुकावटों, हथियारों और कंक्रीट की फसीलों पर मुश्तमिल थी, जो पिछली जंग के बाद फ्रांस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। जर्मन इसे उबूर नहीं कर सकते थे। एंटविन ने उसे बाहों में भर लिया। चमेली की खुशबू मदहोश कर देने वाली थी, और वियान को यकायक यकीन हो गया कि अब जब भी वो चमेली की खुशबू सूंघेगी, उसे ये अलविदाई लम्हा याद आएगा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ एंटविन मोरियाक, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस आओ। बाद में उसे ये याद न रहा कि वो घर के अंदर कैसे दाखिल हुए, सीढ़ियाँ कैसे चढ़े, बिस्तर में कैसे लेटे और एक दूसरे को कैसे बेलिबास किया।
उसे सिर्फ ये याद रहा कि वो उसकी बाहों में लेटी हुई थी, उसके नीचे, जब उसने उसे इस अंदाज में चाहा जैसे पहले कभी नहीं, बेताब और ऐसी बेकरारी से भरे लम्स के साथ जो जैसे उसे तोड़कर बिखेर देना चाहते थे लेकिन साथ ही संभाल भी रहे थे। तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, वी, उसने कहा, बाद में जब वो खामोशी से एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। नहीं हूं, उसने आहिस्तगी से कहा, इतनी आहिस्ता कि वो सुन भी ना सका। रेचल किचन में गई और एक छोटी प्लेट में कनले फ्रांसीसी मीठा ले आई। फिर दोनों खवातीन बाहर आ गईं। छोटे से पिछले सहन में गुलाब की झाड़ियां लगी थीं जो एक बाड़ के साथ उगी हुई थीं। पत्थरों की बनी हुई बैठक पर एक मेज और 4 कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी रखी थीं। शाहबलूत के दरख्त की शाखों से पुरानी लालटेनें लटक रही थीं। वियान में एक कनले उठाया, उसमें से एक निवाला लिया और वनीला से भरपूर नरम मीठे मरकज और कदरे जली हुई बैरूनी सतह का जायका महसूस किया। वो बैठ गई। रेचल भी उसके सामने बैठ गई। बच्चा उसकी बाहों में सो रहा था। खामोशी आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच फैलने लगी और उनके खदशों और बेयकीनी से भरने लगी। पता नहीं अपने बाप को पहचान पाएगा या नहीं, रेचल ने नीचे अपने बच्चे को देखते हुए कहा। वो बदल जाएंगे, वियान ने कहा याद करते हुए। उसके वालिद सोम की जंग में शामिल थे, जहां 7 लाख से ज्यादा फौजी मारे गए थे। जो चंद लोग जिंदा वापस आए थे वो जर्मनों की बर्बरियत की कहानियां साथ लाए थे। रेचल ने बच्चे को अपने कंधे पर रखा और नरमी से उसकी पुश्त थपथपाई। मार्क तो डायपर भी ठीक से नहीं बदल सकता और आरी को हमारे बिस्तर में सोना बहुत पसंद है। शायद अब ये सब ठीक ही रहे। वियान के होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। ये एक छोटा सा मजाक था मगर मददगार। एंतवान का खर्राटे मारना भी एक अजाब है। अब तो शायद मुझे अच्छी नींद मिले और हम रात के खाने में पोच टंडे खा सकेंगे। आधा कपड़ा धोना पड़ेगा, वियान ने कहा मगर उसकी आवाज लरस गई। मैं ये सब संभालने के लिए काफी मजबूत नहीं हूँ रेचल। तुम बिल्कुल हो, हम दोनों मिलकर ये वक्त गुजार लेंगे। एंतवान से मिलने से पहले रेचल ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। मुझे सब याद है। तुम इतने दुबली पतली थीं जैसे सूखा हुआ तना। घबराहट में तुम्हारी जबान लड़खड़ाती थी और तुम्हें हर चीज से एलर्जी थी। सब याद है, मैं वहां मौजूद थी। मगर ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। तुम मजबूत हो चुकी हो, जानती हो क्यों? क्यों? रेचल की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। मैं जानती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, वकार से भरी हुई, जैसा वो कहते हैं जब मुझे ब्रा का साइज या जराबें बेच रहे होते हैं। मगर इस सब ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया है वी। कभी कभार मुझे भी तुम पर सहारा लेना पड़ेगा, मगर जाहिर है पूरा वजन नहीं डालूंगी। तो मतलब ये कि हम दोनों एक ही वक्त में नहीं टूट सकते। वोला, रेचल ने कहा, हमारा मंसूबा तैयार है। अब एक बोतल खोल लें। कौनिया क्या जिन? अभी तो सुबह के 10 बजे हैं। सही कह रही हो, जाहिर है। तो फिर फ्रेंच 75 बनाते हैं। मंगल की सुबह जब वियान बेदार हुई तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और लकड़ी की बेनकाब बीमों पर चमक रही थी। एंटवान खिड़की के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था, वही अखरोट की झूलने वाली कुर्सी जो उसने वियान की दूसरी हमल के दौरान बनाई थी। कई सालों तक वो खाली झूला उनका मजाक उड़ाता रहा। वो साल जो वियान अब अस्काते हमल के साल कहती है। आबादी की जमीन में वीरानी, 4 सालों में 3 जाने वाले बच्चे, नन्ही सी दिल की धड़कनें, नीले हाथ और फिर मौजज़े तौर पर एक बच्ची जो बच गई, सोफी। उस दीवारों पर सूफी की ड्राइंग्स सजी हुई थीं। वियान ने खिड़कियां खोल दी और रोशनी कमरे में भर गई। गर्मियों की आम आदत के मुताबिक सूफी ने रात को कंबल नीचे गिरा दिया था। उसका गुलाबी रंग का टेडी बेयर बेबे उसके गाल से लगा हुआ था। वियान ने टेडी बेयर को उठाया और उसके पुराने बार बार प्यार किए गए चेहरे को देखा। पिछले साल सूफी ने बेबे को खिड़की के पास एक शेल्फ पर छोड़ दिया था क्योंकि वो नए खिलौनों की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। वियान ने झुककर अपनी बेटी के गाल पर बोसा दिया। सूफी करवट बदलकर जाग गई। मैं नहीं चाहती पापा जाए मम्मा, उसने धीरे से कहा। उसने बेबे की तरफ हाथ बढ़ाया और तकरीबन वियान के हाथ से उसे झपट लिया। मुझे मालूम है, वियान ने आह भरी, मुझे मालूम है। वियान आर्मर के पास गई और सूफी का पसंदीदा मल्लाहों वाला लिबास निकाला। क्या मैं वो गुलदाउदी का ताज पहन सकती हूँ जो पापा ने मेरे लिए बनाया था? गुलदाउदी का ताज नाइट स्टैंड पर मुरझाया पड़ा था। वियान ने उसे नरमी से उठाया और सूफी के सर पर रख दिया। वियान खुद को संभाले हुए थी, यहाँ तक कि वो लॉन्ज रूम में पहुंची और अंदवान को देखा। पापा, सूफी ने गुलदाउदी का मुरझाया ताज थोड़ा सा उलझ कर छुआ। ना जाओ। अंदवान झुककर सूफी को अपनी बाहों में ले आया।
मुझे सिपाही बनना है ताकि तुम्हें और मम्मा को महफूज रख सकूं, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वियान ने उसकी आवाज़ में लर्जिश सुनी। सूफी पीछे हटी। ताज उसके सर के एक तरफ ढुलक गया था। वादा करते हो तुम वापस आओगे? अंदवान ने अपनी बेटी के पुरुमीद चेहरे से नजरें हटाईं और वियान की फिक्रमंद आंखों में झांका। हाँ, आखिरकार उसने कहा। सूफी ने सिर हिला दिया। तीनों खामोशी से घर से निकल गए। हाथों में हाथ डाले वो पहाड़ी के उस तरफ चलते गए जहां वही पुराना सरमई लकड़ी का बाड़ा था। जरीन घास टखनों तक ऊंची हो चुकी थी और बाग की सरहदों के साथ लाइलिक की झाड़ियां ऐसी बड़ी थीं जैसे भूसे की गाड़ियां। 3 छोटी सफ़ेद सलीबें वो वाहिद निशान थी जो वियान के खोए हुए बच्चों की याद में रह गई थीं। आज उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसका दिल पहले ही बोझिल था, वो उन यादों का बोझ मजीद न सह सकती थी। बाड़े के अंदर उनकी पुरानी सब्ज रेनॉल्ट गाड़ी खड़ी थी। जब सब गाड़ी में बैठ गए तो अंदवान ने इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी को बाड़े से बाहर निकाला और सूखी घास की झुलसती हुई पगडंडियों पर से चलाते हुए सड़क पर ले आया। वियान ने धुंधली गर्दालूद खिड़की से बाहर देखा। वादी की हरियाली उसकी आंखों के सामने मानूस तस्वीरों की तरह बहने लगी। लाल टाइलों वाली छतें, पथरीले झोंपड़े, भूसे और अंगूरों के खेत और पतले दरख्तों वाले जंगलात। जल्द ही वो टोर्स के करीब रेलवे स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नौजवान मर्दों से भरा हुआ था जो अपने बैग उठाए खड़े थे। औरतें उन्हें अलविदाई बोसे दे रही थीं, बच्चे रोए जा रहे थे। एक और नस्ल जंग पर रवाना हो रही थी। सोचना मत वियान, उसने खुद से कहा। ये मत याद कर पिछली बार जब मर्द लंगड़ाते हुए वापस आए थे